अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। जीआईटी के सामने इमरान खान की बहन अलीमा खान आज फिर पेश हुई हैं। ये तकरीबन कोई इनकी तीसरी पेशी है जिसमें वो जीआईटी के सामने पेश हुई हैं। इससे पहले जब पेश हुई थी उन्होंने मीडिया टॉक भी की थी। उन्होंने कहा था मनफी प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है उन पर इल्जाम यह आया है कि वो सोशल मीडिया पर एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा लेकर चल रही हैं, जिसके बायस उन पर ये तमाम तहकीकात की जा रही हैं और जीआईटी के सामने वो पेश हुई हैं। अब आज जीआईटी की जो सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के हवाले से जो ब्रीफिंग दी गई है और उसमें अलीमा खान पेश हुई हैं, अब उनके पेश होने के बाद उन्होंने यही जो अपने डिफेंस में वो कह सकती थी कि ये सब कुछ ये कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए है, हमें निशाना बनाया जा रहा है, मतलब वो एक जो रूटीन की टॉक होती है वही सब कुछ हुआ है। लेकिन बात वही है कि सिर्फ एक ही अकेली थोड़ी है। अगर मनफी प्रोपेगेंडा कर रही हैं, मनफी प्रोपेगेंडा को सबसे पहले डिफाइन करें कि मनफी प्रोपेगेंडा होता क्या है, क्या 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 चीज आप मनफी कह सकते हैं। किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए नेगेटिविटी हो सकता है और किसी का पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए पॉजिटिविटी हो सकता है। तो सबसे पहले तो मनफी प्रोपेगेंडा को डिफाइन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने ये कहा है, जो मुफाहमत की हमने कल भी बात की थी, उन्होंने कहा मैं पीटीआई और हुकूमत में सालिस के लिए तैयार हूं। उस पर राना सलाह उन्होंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आए और हमारे सालिसी के लिए किरदार अदा करें, हुकूमत भी तैयार है। तो अब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जवाब आना बाकी है। बाकी तो दो बड़ी पार्टीज और स्टेक होल्डर्स ने तो ओके की रिपोर्ट दे दी है। यहीं से डिस्कशन को ओपन करते हैं। मेरे साथ इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मौजूद है। जुल्फिकार राज साहब, बिलावल भुट्टो ने जो एक सालिस का किरदार अदा करने के लिए कहा था, उस पर राना सनाउल्लाह तो खैर वैसे भी मुझे आजकल लग रहा है कि बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं इमरान खान के लिए। उनकी गुफ्तगू से तो यही लग रहा है। अभी बिलावल की स्टेटमेंट पे भी उन्होंने कहा है कि भाई हम भी तैयार हैं, हुकूमत। ये सिर्फ वो तैयार है या शहबाज शरीफ और बाकी सब पार्टी बाकी लोग भी तैयार है, इंक्लूडिंग मरियम? देखिए जी, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट की अगर आप बात करते हैं या बिलावल की स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसके थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इन दोनों हजरात की वो स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है जिसमें बहुत सख्ती थी और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को धमकाने की बातें थी। आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक दफ़ा ये कहा था कि या इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे। फिर बिलावल साहब ने, आपको पता है कि बहुत ही ऑल आउट चले गए थे अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर। तो अब जो धीमापन आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है और बाकी लोग भी बड़ी मुफाहमत की बातें कर रहे हैं, यानी मज़ाहमत से मुफाहमत तक का जो सफ़र है, इसके पीछे पूरी कहानी है। एक दूसरे के मसल सब ने चेक कर लिए। पिछले साल डेढ़ साल की हुकूमत, एक साल ये ले लें, 1.5 साल की पहली हुकूमत, इस दोनों अदवार के अंदर बहुत हिद्दत भी रही और बड़ी शिद्दत भी आपने देखी। धरने भी देखे, इसमें मारकुटाई भी देखी, फायरिंग भी देखी, बंदे जख्मी होते भी देखे, मरते भी देखे। तो वो सारे सीन ये सारे लोग विटनेस कर चुके हैं। पीटीआई अपना जोर लगा चुकी है पूरी तरह, यानी एहतजाज की जो शक्ल भी हो सकती थी वो सारी शक्लें उन्होंने आजमा ली हैं। ठीक है। और आगे से हुकूमत के पास जो जो हथियार थे, यानी खौफ को स्प्रेड करना, डंडे मारना, आंसू गैस का इस्तेमाल वगैरह वगैरह, वो उन्होंने भी करके देख लिया। तो अब मुझे लगता है कि दोनों तरफ से एक रियलाइजेशन है कि भाई हमने लड़के देख लिया, नतीजा कुछ नहीं निकला, तो अब हम मिल के बैठ के कुछ सोचें और इसका कोई नतीजा निकालें। लेकिन ये रियलाइजेशन बाहर तो है। अब जेल के अंदर से इसकी इजाज़त मिलनी है पीटीआई को। पीटीआई एक बड़ी स्टेक होल्डर है इस सारे पॉलिटिकल सिस्टम की। इवन ये भी तजर्बा करके देख लिया कि पीटीआई को माइनस करके, इमरान खान को माइनस करके ये सारा निज़ाम चलाने की कोशिश वगैरह वगैरह, सब कुछ तो ये सारा कुछ के बाद मुझे लगता है कि टॉप लेवल पे रियलाइजेशन हुई है दैट्स वेरी गुड कि मिल के बैठा जाए, कोई सलूशन निकाला जाए। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि जेल से इसकी अभी भी इजाजत नहीं मिल रही। बिल्कुल ठीक हो। गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं, बिलावल की तरफ से भी बयान आ गए, अब राना साहब की तरफ से भी आ गए। लेकिन बात उस दिन खत्म होगी जब अंदर से राना साहब आपके भी पैगाम आ रहे हैं बकौल राना नहीं, ये मूंछों वाले राना साहब के। ठीक है, ठीक है राना साहब, इनको जेल से पैगाम आते हैं, इनको जेल से पैगाम आते हैं। चलें, वेरी गुड। बस अब आपसे वो पैगाम वसूल करने वाले भी आ जाएंगे कि क्या पैगाम आया, अल्लाह ना करे। ये चाहता है कि मैं मुझे भी जेआईटी बुला ले जी। मनफी प्रोपेगेंडा पैगाम आया था, हमारे प्रोग्राम में कोई मनफी प्रोपेगेंडा नहीं होगा। लेकिन राना साहब, ये मैसेज सालसी वाला ये सिर्फ बानी पीटीआई के लिए है या फिर स्टेक होल्डर्स के लिए भी है कि अब हम आलाकार नहीं बन सकते, अब हम चाहते हैं कि हम टेबल टॉक की तरफ जाएं? व्हाट डू यू थिंक? देखो फिजा, एक बात को समझे, जब हमने एक असूल है पंचायत का कि जब सुलह करनी होती है ना
तो हमें बहुत सारी माजी की चीज़ों को भुलाना पड़ता है, ठीक है। और ये आर्ग्यू में नहीं जाना पड़ता। जब सुलह हो रही होती है ना, तो बड़े ये कहते हैं, जब वो दोनों तरफ से आर्ग्यू शुरू, तो कहते हैं नहीं नहीं, बस अगर सुलह करनी है तो यहां से करें, बट जो हो गया मटी पालो। ठीक है। आप एक शख्स है, उसकी बहनों को ईद पे उससे मिलने नहीं दे रहे आप, उसको जनाब अली आपने आलमोस्ट एक तरह की जो इतलात है कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ठीक है। उसको उसके बच्चों से बात नहीं करने देते, आपने उसको तरह तरह की चीज़ों के अंदर जकड़ा हुआ है। आप उसे कैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फौरन ये बात कहेगा कि हाँ जी हाँ ठीक है जी, जैसे आप कहते कर ले। अगर आप ये समझें कि उसे लालच दे के आप तोड़ सकते हैं, तो 2 साल में तोड़ चुके होते। राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि यार ऐसे थक गए, हमने उसे हर तरह की ऑफर करके देख ली, हमने उसे हर तरह से करके देख लिया, वो नहीं मानता, बिलावल साहब अब आप करके देख ले। अच्छा, ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब ने ऑन रिकॉर्ड नहीं है, उन्होंने कहा था कि हमने कहा कि आप बनी गाला चले जाएं, वो मानते नहीं है। तो इट इज ऑन रिकॉर्ड, मैं कोई पहले से नहीं कह रहा। वही तो मैं कह रही हूँ, राना सनाउल्लाह इतना सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, ये बाकी लोग भी रख रहे हैं। अच्छा, मैं उस तरफ आता हूँ, राना सनाउल्लाह पे भी मैं 2 कमेंट करूंगा, लेकिन असल चीज ये कि बिलावल साहब को जो ये उन्होंने एक बात कही है कि जी मैं सालिस का किरदार अदा कर सकता हूँ जी। बात यह है कि बिलावल साहब को पहले अपने आप को उस स्टेज पे लाना होगा जहां वो उनका सियासी कद इमरान खान, फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के करीब आ जाए। उम्र के लिहाज से कह रहे हैं? नहीं, मैंने सियासी कद कहा है। अच्छा, ठीक है ना। उम्र बुजुर्गी का नाम नहीं है, याद रखिएगा। बिल्कुल ठीक है। बुजुर्गी तो अल्लाह ताला छोटी उम्र में भी अता कर सकता है। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बरहक ने ऐलान नबूवत किया, तो वो जो सबसे छोटे हजरत अली करम वजह चुप थे, उन्होंने कहा था कि मैं गवाही देता हूँ। बुजुर्गी थी जी। इतनी सी छोटे बच्चे में बुजुर्गी थी, तो बुजुर्गी किसी और चीज का नाम है। अब ये बिलावल साहब को चाहिए कि अपना स्ट्रेचर जो है ना, वो थोड़ा सा बड़ा करे और सियासी तौर पे उस जगह खुद को लेके आए जहां पे वो इमरान खान के लिए, नवाज शरीफ के लिए काबिल कबूल है, जो मुझे लगता नहीं है वो इट इज बियॉन्ड टू बी पॉसिबल। बिकॉज नवाज शरीफ साहब से 100 इख्तलाफ हो सकता है, नहीं, नवाज शरीफ साहब से 100 इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन उनके सियासी किरदार से इनकार नहीं है। इमरान खान के सियासी कद काट से कोई इनकार नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा करता है तो जो इफ्तिखार ठाकुर कहता था ना, झूठ बोलता है, ठीक है, फिर समझ लो वो झूठ ही बोलता है, क्योंकि उससे इनकार। सो बेहतर ये कि हुकूमत थोड़े एतमाद साजी करे। देखिए, आप मरियम के कद काट का भी इनकार नहीं कर सकते, जैसे वो एज अ सीएम परफॉर्म कर रही हैं, उनके भी कद काट अब बहुत अच्छा और हाई लेवल वाला हो गया है, ठीक है। क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह जुल्फिकार साहब बताएं, आप जरा साहब आप बताएं। मतलब मैं यही पूछ रही हूँ कि हमारे यहाँ पर सियासी कायदीन जो हैं, उनके कदकार बहुत ज्यादा हो गए। परेशान आप परेशान क्यों हो गए हैं? हम तो वैसे बात कर रहे हैं, चले इसको छोड़िए आप। देखें, जी सियासतदानों की आपने बात कर दी। मैं तो समझता हूँ कि हमारे सियासतदानों की, कुछ सियासतदानों की अना जो है ना, इस मुल्क से बड़ी होगी और मुल्क उनके मुकाबले में छोटा रह गया, और वो उनकी अना और उनकी आकड़ और उनकी जिद मुल्क से बड़ी होगी और उसकी कास्ट आप, मैं और 25 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं और उसकी अदा कर रहे हैं, और ये लोग मिल के बैठने को तैयार नहीं। और कभी इनकी गर्मजोशी आप देखें, कभी बैशिंग एक दूसरे के खिलाफ देखें, कभी मज़ाहमत देखें, कभी मुफाहमत देखें। कल तक बिलावल क्या कह रहे थे, कल तक राना सनाउल्लाह क्या कह रहे थे, शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा, इवन पीटीआई के सारे लोग, इमरान खान समेत, और आज इनके बयान देखें। मैं कहता हूं कि ये पाकिस्तान के अंदर हर बात पे ये पाकिस्तान के इदारों को ये मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि जी पाकिस्तान के इदारों ने ये कर दिया, पाकिस्तान के फौज ने ये कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया। मैं राना साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नहीं, मैं नहीं दे रहा। ये अगर फौज का थोड़ा सा चेक ना हो, अच्छा, तो ये 5-5 मरले बना के ना पूरा मुल्क ही बेच दें। ये कही है ये पूरा मुल्क 5-5 मरले के प्लॉट बना के बेच दें, दूर की कोड़ी लेके। ये जितने सियासतदान हमारे हजरात हैं, और ये सियासतदानों के हाल पता ही क्या है, ये जितने माशाल्लाह लगे हैं ना, इसमें मैं 90% इनको जुम्मेदार ठहराता हूँ सियासतदानों को। कोई जितना मर्जी इख्तलाफ करे, ये मिलके आपस में बैठते ही नहीं, बात ही नहीं करते। कौमी इश्यूज हैं, नेशनल इंटरेस्ट के इशू हैं, और इनको अपने अपने मफादात की पड़ी हुई है। अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर पर्सनल इंटरेस्ट जो है गालिब आ जाता है जी। एक तरफ दुकानदारी आ जाती है, एक तरफ तजारत आ जाती है, दूसरी तरफ दिहाड़ी आ जाती है, नेशनल इंटरेस्ट कहीं पीछे रह जाता है। जब सियासतदान या लीडर्स इस स्पिरिट के साथ चलेंगे
इस सोच के साथ चलेंगे तो आप मुझे बताएं कि फिर देखिए राहत मुल्क साहब, आगे कैसे बढ़ेगा। जो बिजनेस माइंडसेट के साथ आएगा ना, वो सबसे पहले देखेगा कि मेरे बिजनेस को कितना फायदा हो चीज तो रहा यही है, यही कि बात जब है। आप बिजनेसमैन को ऊपर बैठा देंगे, जी। उसकी प्रोडक्ट बिक रही होगी जो मार्केट के बिजनेसमैन अंदर, नहीं है उसको जेल में तो डाल दिए। ऑटोमेटिकली वो क्या सोचेगा, वो हाँ। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट की बात करेगा। अब हालत की हो गई है कि चीनी आप यूएई से मंगवा रहे हैं, जहां पे कभी कोई गंडेरी भी, कोई गन्ना नहीं, राना साहब कोई 3 दफा गए गंडेरियां ढूंढते रहे, क्योंकि बड़े शौकीन है, वहां गंडेरी नहीं चूसने वाली मिलती, तो वहां से आप चीनी ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। आपको तो यहाँ की शुगर मिलों को ताला क्यों नहीं लगाते? अगर वो एग्रो यहाँ की बेस्ड जरूरत इकोनॉमी नहीं का एक मुल्क हो के, हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। वो काकर क्या साहब बाहर से गंदम चीजें स्टैंडर्ड- इंपोर्ट करते हैं, काकर कभी साहब थे। गंदा, कभी क्या चीनी, किया? कभी कुछ। अब पता है क्या कहते हैं कि शक्कर बाहर से मंगवाते हैं, चीनी को रिप्लेस कर देगी। भाई शक्कर भी घर में नहीं पैदा हो सकती, वो भी बाहर से मंगवानी है। बाहर से मंगवाने। तो सवाल यह है कि आपकी 12-13 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट सिर्फ एग्री बेस्ड है। जी। तो अगर SIFC के प्लेटफॉर्म पे उसको ठीक करने की कोशिश हो रही है, तो उसमें कहते हैं जी हम तो नहरें नहीं निकालने देंगे, हम तो चोलिस्तान को आबाद ही नहीं करने देंगे, उस पर भी तकलीफ हो रही है। तो आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है, जो लसानी इश्यूज हैं, जो मकामी इश्यूज हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर आ रहे सुबाइयत हैं। के इश्यूज जो हैं उस पे सूबाई है। इश्यूज को नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर ले जा रहे हैं, यानी वफाक कमजोर हो रहा है और अपनी अपनी दुकान जो है वो तगड़ी हो रही है, और अपने अपने मकान भर रहे हैं, और अपने अपने पेट पता नहीं कब भरने राज हैं साहब इनके। मेरी बात सुने, अपने अपने यहाँ तो होना कि अपने अपने सूबे को बेहतर कर ले तो भी समझ आए। वहां पर तो अभी तक पानी खरीद के पिया जा रहा है, आप जो बात कर रहे हैं, तो फिर अपनी अपनी को क्या बात हो गई? विफाक तो वैसे हमारा वैसे ही बड़ा कमजोर है। अल्लाह ताला आसिफ अली जरदारी साहब को सेहत भी दे, उनकी वो जैसे 23 मार्च को वफाक honestly- तो ना रखे है। हाँ मेरे लिए तो प्रेसिडेंट तो वही फिर तो काफी है। शहबाज कमजोर है। शरीफ तो ठीक है, नहीं, फिर लेकिन तो नहीं काफी उनकी बाकी उनकी सेहत को देख के वो 23 मार्च को उनसे जैसे स्पीच हो रही थी, मजाक के अलावा अल्लाह ताला उनको सेहत दे। हमारे बहुत कदावर वो सियासतदान है और उनके जरिए बहुत मामला सेटल डाउन हो सकते हैं। ये अगर जरदारी साहब आपको लगता है अगर इंटरवीन करें तो हकीकी मायनों में इमरान खान वाला मसला भी हल हो सकता है। अच्छा देखिए, एक तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरानों को किसी को उर्दू लिखनी नहीं आती, किसी को बोलनी नहीं आती और किसी को पढ़नी नहीं आती, और वो हमारे हुक्मरान हैं जी। तो दूसरी बात ये कि जो आपने जरदारी साहब की का इंटरवीन की, तो मैं पहले अपने भाई की 1-2-3 चीज़ें ज़रा मैं चाह रहा था उसको ज़रा वो कर लें कि देखें, मुल्क को तबाह करने में असल बात यह कि पाकिस्तान, हम अब उस जगह पे आ गए जहाँ पे हमें बहुत सारी बातें कहते हुए 100 दफ़ा सोचना पड़ता है। अगर मैं ये कहूँ कि इस मुल्क को तबाह करने में सिर्फ सियासतदानों का किरदार नहीं है, तो मैं इस बात की एक मजबूत दलील रखता हूँ। नहीं, हम सब इस बात में हाँ, खड़े और तमाम जिम्मेदारान इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। हम खुद ऑनेस्ट सबका हाथ है, इवन मीडिया का भी हाथ। सियासत खाली सियासतदानों पे डाल देना इतना, मैंने एक परसेंटेज निकाली कि इतने % सियासतदानों का है, बाकी हम सबका है। नहीं, मेरा ख्याल है मैं एग्री करता हूँ, सियासतदानों का थोड़ा कम है, बहुत और भी है वो आप हम नहीं कर रहे अभी, चलें। लेकिन असल चीज ये है कि इस मुल्क में सियासतदान फांसी लगता है जी, सियासतदान को गोली लगती है, वजीर आजम फांसी लगता है, वजीर आजम को गोली लगती है, वजीर आजम को हथकड़ी लगती है, वजीर आजम जेल जाता है। Why only the prime ministers of Pakistan, elected prime ministers of Pakistan? वो क्यों? अकाउंटेबल वो ही क्यों? अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें, जो ये अभी बात कर रहा था ना शक्कर की कि मैं यूएई गया तो वहाँ गंडेरिया नहीं मिली, वो तो शुक्र है ये मेरे साथ था, इसने शॉपर में पकड़ रखी थी, इसने कहा पायना मैं लेके आए हैं, तो वो फिर इसने मुझे दे दी। ख्याल है उनको राणा साहब आपका, हमेशा रखा हमेशा। मैं और इस बात पे बहुत खुश हूँ कि मेरे पीछे पीछे गंडेरिया लेके ये आ रहा था, क्या बात, ठीक है ना। फिर इसने कहा पायन छिलड़ थे नहीं सुटने, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपने छिलड़, ये पाकिस्तान नहीं है, वो आगे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसने कहा जी ये पाकिस्तान नहीं है, और फोन भी नहीं, सिफारिश भी नहीं चल रही। सुप्रीम कोर्ट के सजा याफ्ता शख्स को आप 50 रुपए का स्टाम्प के ऊपर मुल्क से बाहर भेज सकते हैं। जी जी, ये पाकिस्तान नहीं है जहां पे एक शख्स को सजा हुई हो और उसे आप रेड कारपेट दे के और बाहर भेज दो। फिर मैंने कहा गडेरी, फिर कहता नहीं फेंकनी, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है। यहां पे कोई चीफ जस्टिस किसी कैदी के लिए ये नहीं कहेगा कि उनकी हालत खराब है, उन्हें कुछ हो गया तो पाकिस्तान का क्या बनेगा, इन्हें फौरन बाहर भेजो। मैंने कहा यार मैं छिल्लड़ के होठ के अंदर, नहीं ये पाकिस्तान नहीं है जहां पे एक शख्स के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो और जज कहे जी मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा और फिर वो वजीर आजम बन जाए। मैंने कहा यार छिल्लड़ कहीं और फेंक दो, कहता ना सुटी, ये पाकिस्तान नहीं है
यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि जनाब अली तुम फॉर्म 45 डालो 47 निकल आए। मैंने वो छिल्लड़ों को कस के पकड़ा, इसने कहा कस के पकड़ के रखी। ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि बड़े मुजरिम छूट जाएं और छोटे मुजरिमों को फांसियां हो जाएं। अच्छा ठीक है, ये पाकिस्तान, मैंने कहा यार कोई तो गुंजाइश होगी। कहता है इनके आइन में कोई गुंजाइश नहीं ऐसे लोगों की जिन्होंने कौमी खजाने लूटे हों और उनके सर पे ताज रख दिया जाए। अच्छा। उनका ये यहाँ पे कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है, यहाँ पे कोई काजी फाइज हिस्सा नहीं है। पाए ना गंडेरिया जेब च पाओ, पाकिस्तान ले जाओ ते समना बाद दे गंदे नाले दे तो छोड़ दियो। ले जी, ये सारी बातें राहत साहब ने आपसे कही तो थोड़ी जी गलती करके समना मानी से ना लाहौर एयरपोर्ट ती छोड़ देती है इन्हें कहे पाकिस्तान इतने गंद पाना मेरा हक है ते इतने मान पावा। अच्छा, वैसे ऑन दिस नोट मैं चाहूंगी कि आप हम लोग इस मुल्क को साफ रखने के लिए हमारा बहुत किरदार होना चाहिए। हम कुछ भी खाते हैं, गाड़ी का शीशा नीचे किया, ये चीजें बाहर फेंक दी, ऐसा ना करें, अपने मुल्क को साफ सुथरा रखें। मुझे जाना एक ब्रेक पर, स्टे विद अस। IMF का वफ़द जब पाकिस्तान में मौजूद था और मुआहदे हो रहे थे और वो पूरा मतलब हमारे चीफ जस्टिस से भी उनकी मुलाकात हुई और बड़ा जो है वो कोशिश की गई कि मुआहदा तय पा जाए। मुआहदा तय होने के बाद ये बातें हो रही थी कि शायद एक मिनी बजट आएगा, बजट से पहले ही एक जो महंगाई का तूफान है वो गिराया जाएगा, जिसमें बिलों में इजाफा किया जाएगा, टैक्सेस में इजाफा किया जाएगा और ये सब कुछ होगा। लेकिन आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्टाफ लेवल मुआहदा होने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो कोई मिनी बजट आ रहा है और पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है उसको कंट्रोल कर लिया गया है। उनकी गुफ्तगू सुने। उन्होंने पूरी कौम को मुबारकबाद दी है। शुक्र है कि मिनी बजट नहीं आया है, नहीं तो हमेशा सुनने में ही आता है कभी मिनी बजट आ जाता है, कभी मनी बिल आ जाता है जिसमें एकदम से अवाम पर बिजली गिरती है। चलें, ये तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा मुखालिफिन ने जो दिन रात ढिंडोरा पीट रहे थे ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। राहत साहब, वज़ीर आज़म ने तो मुबारकबाद दी है, शुक्र अदा किया है, आपको भी मुबारकबाद। स्टाफ लेवल मुआहदा भी हो गया है और कोई मिनी बजट भी नहीं आ रहा है और जो महंगाई है उसको भी कंट्रोल कर लिया है वज़ीर आज़म ने। देखिए जी, वज़ीर आज़म की जो स्टेटमेंट है ये बज़ाहिर बहुत सारे लोग इससे मायूस हुए होंगे जो ये इंतज़ार कर रहे थे कि डॉलर बढ़ेगा और उनकी दिहाड़ियाँ लगेंगी। डॉलर में भी आपको पता है बड़े सट्टेबाज बहुत बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं और वो सारे तैयारी करके बैठे हुए थे। फिर वो लोग बैठे हुए थे जो चीनी माफिया और बाकी माफियाज जो समझ रहे थे कि एक दफ़ा पाकिस्तान को झटका लगेगा और हमारी चांदी होगी, पैसे वैसे बनेंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक बहुत बड़ा माफिया है, वो भी पूरी तरह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके चीज़ें जमा करके वो कोशिश करता है कि एक ऐसे मौके का फ़ायदा उठाया जाए जिस पे पाकिस्तान की मईशत अंडर स्ट्रेस हो और वो फिर दिहाड़ी लगाए। तो काफ़ी लोगों को मायूसी हुई है और ये प्राइम मिनिस्टर ने अगर सबको मुबारक दी है तो हमें मुबारक इसलिए लेनी चाहिए कि अगर स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर रहती है, महंगाई आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं, उसी जगह कायम भी रहती है, तो ये मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात के अंदर ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इस पे बात हो सकती है कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, रिफॉर्म्स होनी चाहिए, जो अपने हमारे खर्चे उसको कम किया जाना चाहिए। कम हो रहे हैं ना, रिफॉर्म्स आई हैं, नए वज़ीर मुमलिकत आ गए हैं, नए मिनिस्टर आ गए हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको ठीक करने की ज़रूरत है और बहुत से महकमे ऐसे हैं जिनकी कोई समझ नहीं आती, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। आपका PIA, आपका रेलवे, आपका स्टील मिल, ये 4-5 ऐसे बड़े एक अज़दाहा हैं जो बिलियंस रुपए आपके खा जाते हैं। ठीक है। और हर दफ़ा आपको पैसे फीड करने पड़ते हैं और बेल आउट पैकेज देना पड़ता है। तो निजकारी कमीशन है, उसने भी काम शुरू किया लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को आगे शायद नहीं बढ़ा सका। यही आपकी कोशिश की गई निजकारी के लिए, आपको पता ही है क्या हुआ, तमाशा लग गया। जी, कोई खरीदार नहीं था, जो खरीदार थे पंजाब एयर बनाने का फैसला किया जो खरीदार थे वो कह रहे थे जी प्लाट ले लो साढ़े को तो सानू PIA दे दो जी और किस्तां दे दो। तो उसमें भी एक बड़ी गैर संजीदगी नजर आई। लेकिन बहरहाल एक एफर्ट गवर्नमेंट कर रही है, उसके असरात उस तरह के दिन को रात और रात को दिन वाले शायद अभी तक नहीं आएंगे। लेकिन IMF का डील आपकी हो जाना इस बात की दलील है कि IMF आपके माशी ढांचे को सपोर्ट भी कर रहा है और उस पर एतमाद भी कर रहा है। माशी ढांचे को सपोर्ट भी कर रहा है, उस पर एतमाद भी कर रहा है। स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है, बड़ा शोर मचा रहे थे आप, उन्होंने खास तौर पे आपको ही कहा है, बड़ा आप ढिंढोरा पीट रहे थे, देख लें महंगाई कम, बेरोजगारी कम, ना कोई मिनी बजट आ रहा है, ना हमारे असासे नीलाम हो रहे हैं। मैं बिल्कुल हम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जी।
और हमारा हाल बदकिस्मती से उन प्रोफेशनल फ़कीरों वाला है जो अपने बच्चों को कहते हैं कि ईद आ गई है तो उन असी पैसे कमा लेंगे मांग मूंग के, और फिर हम कहते हैं कि बहुत बड़ा हमने कारनामा अंजाम दे दिया कि IMF ने हमें भीख दे दी। अब देखें, हमारे कोई ये नहीं सोचता कि तुम IMF के पास 14वीं 15वीं दफ़ा जा क्यों रहे हो। ठीक है, 7-8 दफ़ा पीपल्स पार्टी चली गई, 5-6 दफ़ा नून लीग चली गई, क्यों जाते हो हर दफ़ा? इस इकोनॉमी को तुम बेहतर क्यों नहीं कर पाते आज तक? ये जो तुम फखर से कहते हो कि IMF ने हम पे एतमाद किया, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ के तट तुसी पुराने का क्यों ना दे। ठीक है, आप पे नहीं एतमाद करेंगे तो और किस पे करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन ये पूछे कि आप जब भी आते हैं तो IMF के पास क्यों जाते हैं? क्यों नहीं इकोनॉमी को खड़ा कर पाते आप? हर गवर्नमेंट जाती है। ठीक है ना, PTI वाले नहीं गए, एक दफे ऑन रिकॉर्ड नहीं गए, वो हुआ ही नहीं मुआहदा, वो एक दफा भी नहीं गए, बीच में रह गया। वो इन्होंने निगरानों ने आके किया। इमरान खान पे इल्जाम ये है, इमरान पे इल्जाम ये है कि उन्होंने वो मुआहदे को तोड़ दिया। ठीक है ना, आओ चलो है ये जब पैड़ा हो तो किसी गल कोई मुआहदे च नहीं आता, मैं उसकी नहीं कर रहा। लेकिन जो वजीर आजम ने कहा ना कि अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो, तो वजीर आजम साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो, मुर्गी मेरा ख्याल है कोई 800 के करीब पहुंच गई है। सर अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो सर, चीनी भी 170 के 80 के करीब पहुंच गई है। सर अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो, पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें गिर गई हैं, हमारे वहीं पे खड़ी हुई हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो कि आपने काबीना की तनख्वाह 185% बढ़ा दी है। सर अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो, कोई गरीब अमीर हो ना हो, काबीना अमीर हो गई है, उन्हें 185% तनख्वाहों और मराद की जरूरत थी। सर ये कौम 24 करोड़ लोग जो हैं ये जाए भाड़ में। सर ये जो वफाकी काबीना को आपने सर 185% बढ़ाया ना, ये सबसे अजीम कारनामा है। सर वो तो छोड़ ही दें कि आपने कितने वुज़रा रख लिए, मुमलिकत कितने रख लिए, मुशीर कितने रख लिए, लेकिन सर मैं इस पे आपको सलूट पेश करता हूँ कि आपने इतनी मोहब्बत से इस गरीब आवाम का ख्याल रखते हुए उन गरीबों के लिए 185% मराद बढ़ाई है। बल्कि मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूंगा जुल्फकार साहब से भी कि मेरा ख्याल है पूरी कौम को इस बार फितराने के लिए भी सोचना चाहिए कि जो ये 185% जिनके लिए बड़ी है वो हकीकी गरीब लोग हैं। ठीक है, उनके घर खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, बच्चे स्कूलों से उठ गए हैं, उनकी बिजली कट गई है, उनके पास दवाइयां नहीं है। मेरा ख्याल है हमें सब कुछ छोड़ के विफाकी काबीना पे तवज्जो देनी चाहिए, उनको फितराना देना चाहिए, और जरूरतमंद को जो ज्यादा लगता भी है, और रमजान में आपको पता है कि उसका सवाब भी बहुत ज्यादा होता है। उन्हें रोजा लगे ना लगे, फितराना जरूर लगेगा। ठीक हो गया। जो उनकी जो गाड़ियां हैं ब्लैक टेंटेड पेपर जो है, जो उनके आगे पीछे गाड़ियां प्रोटोकॉल वाली चल रही हैं, उनका क्या करें? फिजा आपको उनकी दुख का अंदाजा नहीं है। अदरक कितना महंगा है, लहसुन कितना महंगा है, 185% इस वजह से बढ़ी है कि उनके लिए मुश्किल हो रहा था गुजारा करना। आपको अंदाजा नहीं है उन बेचारों की मुश्किल। उनके जो ड्राइवरों के पास जाती गाड़ियां हैं ना, वो AC नहीं है। आप उस दुख को नहीं समझ सकती जो उनके सर्वेंट क्वार्टर्स के अंदर एक AC लगा हुआ है, वो बेचारे इतने तकलीफ में हैं। ठीक है, तो उनका हम क्या जुकार रहा, ये जो तुमने पहनी हुई है ना, ये जो बाहर ऐसे करके तैयारा से निकाला होता है जेब में से तुमने, ये सब डोनेट कर दो उनको ताकि उनके को काम आ सके। कहीं सही जगह पे इस्तेमाल। ठीक है, राज साहब ऐसे ही करना है, कर देते हैं, डोनेट करने को तैयार है आप? ले जी, खुली ऑफर है हमारे प्रोग्राम की तरफ से। राना साहब कह रहे हैं कि अवाम जो है ना इस बार ख्याल रखे विफाकी काबीना का, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। मैं ये शर्ट उनके लिए भेज देता, लेकिन ना तो किसी ने खरीदनी हो, नीचे मेरे पास बनियान भी नहीं है। नहीं तो खरीदनी क्यों है? जब आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो क्या खरीदनी? नहीं, मैं बेच के पैसे जमा कराने। अच्छा, बेच के उनको पैसे जमा कराने। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। IMF है ये हमारे मुल्क के लिए IMF ये है। राज साहब, अलीमा खान जो पेश हुई है JIT के सामने, और सोशल मीडिया मनफी प्रोपेगेंडा, क्या है मनफी प्रोपेगेंडा? देखिए जी, अलीमा खान की कहानी मैं आपको बता देता हूँ। ये खबर है और इसको खबर के तौर पे लीजिएगा, ये तजिया नहीं है। ठीक है, खबर ये है कि कुछ अदारों की रिपोर्ट इस हवाले से आई थी, उसमें यह कहा गया कि जो बानी PTI से मुलाकात करती हैं उसकी बहनें, ख़ासकर अलीमा बाजी के बारे में, इमरान खान ने जो मैसेज बाहर देना होता है अमेरिका या अपनी लॉबिंग फर्म को या कुछ मखसूस लोगों को, तो वो मैसेज अलीमा खान लेके जाती हैं और उनको वो मैसेज देते हैं, किसी पार्टी के किसी शख्स को वो नहीं देते। अच्छा, वहाँ से आगे मैसेज आता है, फिर वहाँ से ट्वीट्स होते हैं, या वो आगे फिर एग्जीक्यूट होता है, जिस शक्ल में भी चीज़ें जानी होती हैं। इवन जो आर्टिकल्स गए हैं उसका भी कहा गया, ये रिपोर्ट्स हैं, मैं जाहिर है मैं अपने पास से नहीं कह रहा कि वो भी अलीमा खान ने वहाँ पे पहुँचाई थी। अच्छा, इनकी मुलाकात जो ना होने की जो वजह है वो ये है कि
गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि जो जब भी ये जाती हैं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब इनको देते हैं और वो बाहर चली जाती है, और वो इंफॉर्मेशन ये टाक शाक से बहुत आगे जाके अमेरिका में वो ट्वीट्स की शक्ल में कभी किसी के पास कभी किसी तरफ से वो शेयर होती है। एक मिनट, आप तो कह रहे थे कि वो हर चीज रिकॉर्ड है, इवन विस्पर भी करें तो वो रिकॉर्ड है, माइक शाइक लगे हैं, सब कुछ। ये मैं आता हूँ। अच्छा, तो हाँ, वो चलो राना साहब से बाद में पूछ लीजिएगा, इनके पास तो बड़ी एजेंसीज है ना, मेरे पास छोटी एजेंसी। तो फिर तो वो ये तो कहते हैं कि देखिए बात का होता ही है कि आपके देखो कान के अंदर तो नहीं चीज़ें लगी होती, तो आप मिलने के लिए जाती हैं उनकी सिस्टर, तो वहाँ पे कोई भी मैसेज उनको दिया जा सकता है, तो वो कान खींच के उसके अंदर से तो नहीं निकाल सकते, मैसेज तो कान में चला जाता है, दिमाग में चला जाता है, फिर मुंह में चला जाता है, फिर आगे पहुंच जाता है। ठीक हो गया। तो लिहाजा कागज़ देना, कोई चीज़ देना तो और चीज़ है। अगर किसी को ये कम्युनिकेट कर दे, और वो इसमें बुनियादी बात यह है कि उसको इत्मीनान है अपनी बहन के ऊपर कि ये मेरी बहन है, इसको इस तरह कोई थर्ड डिग्री अल्लाह माफ़ करे इस्तेमाल करके तो ये तो नहीं गिलवा सकता जी तानू की दसिया गया हुणे ही दसो, तो इतना बर्म तो होगा ना कि उनकी सिस्टर है, उनको उस तरह वो नहीं करेंगे। लिहाजा ये एक सॉलिड एक चैनल है, तो वो उनको देते हैं और वो आगे करती हैं, और ये बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट कहती है जी बार बार चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। ठीक हो गया। तो लिहाजा मुलाकात के सिस्टम से थोड़ा सा उनका डिस्टेंस रखने की एक बुनियादी वजह ये है। ठीक हो गया। दूसरा, जिस तरफ आपने इशारा किया कि ये इसका नतीजा क्या निकलेगा, तो नतीजा आपके सामने है। पार्टी के अंदर एक रिफ्ट है, और हर गुजरते दिन के साथ पार्टी मेरे ख्याल में वीक होती जा रही है, और गवर्नमेंट अपनी चाल में कामयाब होती जा रही है। जी, गवर्नमेंट अपनी चाल में कामयाब होती जा रही है। अलीमा खानम सारे फसाद की जड़ है, सब कुछ वही करवा रही है, ट्वीट भी और टेलीग्राफ को लेटर भी, सब कुछ वो करवा रही है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान के पास कौन सी इंफॉर्मेशन है जो वो उसे देते, जो एक बंदा कैद है जेल में और उसके पास कोई सोर्स नहीं है इर्द गिर्द से, उसके पास क्या इंफॉर्मेशन होगी? देखिए, वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कौमी राज होते हैं। प्लानिंग है, प्लानिंग आगे करना क्या है, प्लान देना। अच्छा, नहीं, वो ये कह रहे हैं ना कि उनके पास, इमरान खान के पास इंफॉर्मेशन होती है, वो अलीमा आपा को पास कर देते जी। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन कहां से आती है उनके पास? हाँ, जो वो आगे पास करते हैं। ठीक है, ये सवाल है ना एक सोचने का, ठीक है ना, कि भाई उनके पास इंफॉर्मेशन कहां से आती है? आप सुन लेना अच्छा, प्लान बता, यानी वो नेक्स्ट मूव क्या होगा? अच्छा अच्छा, तो ये इसका मतलब हुकूमत इमरान खान के हर मूव से डरती है। हुकूमत के लिए दहशतगर्दी, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी इंपॉर्टेंट नहीं है, इमरान खान की मूव्स बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये मूव्स नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। हाँ। ठीक है, ये मूव्स नहीं होनी चाहिए। और मैं ये कहूंगा, कल भी मैंने परसों अडयाला सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल साहब की खिदमत में कुछ गुजारिशात की थी। आज जुल्फकार राहत की बात के बाद जी सर, मैं आपसे कहूंगा कि आइंदा से जब अलीमा आप आए तो उनके कानों के ऊपर कोई चीज ऐसे बांध दें जो इमरान खान उनके कान में कोई बात ना कह सके, जो जुल्फकार राहत साहब फरमा रहे हैं ना, तो वो कान में कह देता है। हाल चाल भी ना पूछे हैं? हाल चाल भी नहीं, बस तय कर दें कि आपके कानों में हमने कुछ बांध दिया है, आपने कुछ नहीं सुनना, ताकि आप बाहर जाकर कुछ कह ना सके। हाँ। लेकिन बात यही है, अब आपको मैं एक अंदर की बात बताऊं, कल मैंने ये बात आपको बता दी थी कि अलीमा आपा को ईद पे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, क्योंकि ये मैंने कल कहा। अब अगली सुन लें जी, सुनाए। ये इसकी बात इसने चाहे आलम में बेखुदी में कही है, लेकिन इसके पास खबर है। हाँ, लेकिन होशोवास में कही है, लेकिन उसमें एक बात बड़ी बारीक है क्या, कि अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान के पास इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, अगर कोई यह समझता है कि इमरान खान इल इन्फॉर्म्ड है, तो वो बहुत बड़ी गलती पे है। ये कहां से आती है इंफॉर्मेशन, ये कहां से फैसिलिटेट होता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो होता है। जो दुनिया में जो कुछ भी चल रहा होता है इमरान खान के इल्म में होता है, और अकॉर्डिंगली जो ट्वीट हो रहे होते हैं, ये चीजें हो रही होती हैं, वो एक ऐसा शख्स से मुमकिन नहीं है कि जो जेल में बंद है, जिसे कोई ना मिल सकता हो ना कुछ कर सकता हो, फिर वो ऐसी बात कहे जिससे दुनिया हिल के रह जाए। उनके पास अखबार आता है, वो अखबार आता है, वो जिसमें पकौड़े बंद हो गया, ठीक है। और फिर पीटीवी देखिए, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पता है क्या वजह, वो दूसरी वजह नहीं है, ना कुछ खत जाता है, ना कुछ जाता है, ना टीवी, ना कुछ, वो रूहानी तौर पे बुशरा बीबी की तरफ से मैसेज आता है, ठीक है, और रूहानी तौर पे सारी चीजों को पता चल जाता है, रूहानी तौर पे सारी चीजों का पता चल जाता है। तो इमरान खान को ठीक हो गया। ये बात अंदर की बात, ये बात भी आपने ही उन्हें बताई है कि हाँ, उन्हें पता है, मुरीद है ना, ये बात भी आपने। आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका के अंदर बहुत से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास हुए और बहुत तब्दीलियां की गई, और वो सिर्फ उन्होंने अपने मुल्क के अंदर ही तब्दीलियां नहीं की हैं बल्कि बाहर दुनिया के लिए बड़ी तब्दीलियां कर दी है। किसको सिटीजनशिप देनी है, किसको नहीं देनी है, किसको दाखिला देना है, किसको नहीं देना है, ये सारी तब्दीलियां की गई हैं। फिर उसके साथ साथ इमिग्रेशन से हट के अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है, उन्होंने पाकिस्तान समेत 8 ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी 70 से ज्यादा कंपनीज हैं, उनको उन्होंने कह दिया है कि इसकी बरामदी पर पाबंदी लगा दी गई है, जिनमें पाकिस्तान की कंपनीज भी शामिल हैं। तकरीबन 15-20 पाकिस्तानी कंपनीज भी शामिल हैं। टोटल मिला के 70 कंपनियां ऐसी हैं। तो अब ये देखें कि वो अपने मुल्क के अंदर जैसे कोई दिखा नहीं रहे होते कि हम एक सुप्रीम हैं और बाकी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं ये लोग, इनके लोग तो आने का सोचे भी ना। इस किस्म की सूरत हाल बनी है। तो राज साहब, ये आगे ये जो पाबंदियां लगाई गई हैं इसके असरात क्या होंगे? क्योंकि अमेरिका के अंदर सब चीजें जिस तरह चल रही हैं, एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत से ममालिक, इवन अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी बहुत ज्यादा वहां पर मौजूद है। देखिए जी, अमेरिका के अंदर जो दुनिया भर से लोग हैं वो खासे ट्रबल में है जब से ट्रंप आया जी। और वहाँ पे जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं वो इतने परेशान वो तो बहुत ही अपसेट हैं, और जिनके पास नेशनैलिटी है वो कदरे कंफर्टेबल है। मेरी बहुत सारे दोस्तों से बात होती रहती है जो वहाँ पे मुकीम है, और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ग्रीन कार्ड है और बहुत अरसे से उधर सेटल्ड है। उस सब के ऊपर तलवार लटक रही है और ट्रंप साहब ने आके सबको खौफजदा कर दिया। और वहाँ पे हालांकि ये सारे जो मुख्तलिफ लोग थे, मुख्तलिफ कौमियतों के लोग, मुख्तलिफ मालिक्स के लोग, ये वहाँ पे बड़ी इनपुट दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं इनके। लेकिन ट्रंप साहब चूँकि आए हैं और ट्रंप साहब साबित ये कर रहे हैं कि वो बिज़नेस कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं और वो सबसे ज़्यादा अमेरिका की उस धरती के साथ, उस मट्टी के साथ लायल हैं। और शायद आज तक कोई अमेरिकी सदर ऐसा नहीं आया जिसका वहाँ के लोगों के साथ और उस धरती के साथ, अमेरिका के साथ इतनी मोहब्बत हो, और वो साबित करना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा उनको मोहब्बत है। वहाँ पे वार, एक क्लास वार भी स्टार्ट हो गई है कि काले जितने हैं उनको वो डिसोन करते हैं और जितने वो बाकी व्हाइट एंड ब्लैक का बड़ा रेसिज्म, व्हाइट एंड ब्लैक वाला वहाँ पे रेसिस का इशू शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ बॉर्डर्स को बंद करना और बॉर्डर क्रॉसिंग और इलीगल लोग और ग्रीन कार्ड होल्डर की हम पहले बात कर चुके हैं। तो वहाँ पे ये बहुत सारे इश्यूज हैं। आप देखें मुख्तलिफ ममालिक की कंपनी, जिसमें पाकिस्तान की कंपनीज भी जद में आ गई जी, उन पे पाबंदी लगाना, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि टैक्स आयद करना, पाबंदियाँ लगाना, उस पर अमेरिका के अंदर भी महंगाई हो रही है। जी बिल्कुल। अगर कनेडियन आप चीज़ों के ऊपर टैक्स आयद करेंगे तो इसका मतलब है कि जो अमेरिकन उन चीज़ों को खरीद रहे थे वो ज़्यादा टैक्स देंगे, ज़्यादा पेमेंट करेंगे। ठीक है। या तो उसका नतीजा ये हो कि अंदरूनी तौर पे आप पहले अपनी इंडस्ट्री को इतना उठा लेते, आपके घर के अंदर इतनी चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाती, उसका मतबादल, तो फिर आप उसको पाबंदी लगा दें। अब चाइना है, चाइना के आप ऊपर लगाइए, चाइना ने जुआबी तौर पे लगा दी, कनाडा के ऊपर लगाइए, कनाडा जुआबी तौर पे लगा दी। पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। अमेरिकन भी बहुत सारे अपसेट हैं ट्रंप के इकदाम की वजह से, लेकिन ट्रंप ऑल आउट चाह रहा है चीजों में। वो पता नहीं एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लिख रहा है और उस पर अमल दरामद करना चाह रहा है। इलॉन मस्क ने भी कुछ ख्वाब देखे हैं, कुछ उन्होंने ख्वाब देखे हैं। सही है। आने वाले साल 2 साल की दुनिया कैसी होगी, बहुत डिफरेंट होगी। ये मेरा ख्याल है ट्रंप साहब इसमें कोई धमाके करेंगे और ये इलॉन मस्क की तय करेंगे, क्योंकि अब जो दुनिया के ममालिक हैं या ये अब पूरे जो इकोनॉमी और ये चीजें हैं ये एक इंडिविजुअल कंट्रोल करेगा, और ये इसी में यही लोग हैं जो टॉप लिस्ट में आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम्स पर पाबंदी लगाना, मिसाइल के प्रोग्राम्स पर पाबंदी लगाना, इसी तरह की हरकतें अमेरिका कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक? अमेरिका के जो अज़ाइम हैं वो तो आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रहे हैं। अब कल जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट बिल पेश किया गया है वहाँ पे, और ये बड़ा एक सेंसिटिव और संजीदा मामला है, और जो विल्सन है और ये जो क्या कहते हैं उनके साथ जेम्स वार्नी है, इन्होंने जो ये बिल पेश किया है और उसके बाद जो ट्वीट किया है जो विल्सन ने कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली अमेरिका की पॉलिसी है, तो उससे आपको चीज़ें समझ आ जानी चाहिए कि अमेरिका किस तरफ जा रहा है।
एक था वो अफगानिस्तान से अपने मामला सीधे कर रहा है, तालिबान से डायरेक्ट हो गया। पहले वो पाकिस्तान के थ्रू तालिबान तक जाता था। हमने तालिबान से इतना बिगाड़ पैदा कर लिया कि अब तालिबान अमेरिका से डायरेक्ट हो गए। पहले तालिबान को हम चीन को हम वो करवाते थे, अब चीन उनसे डायरेक्ट हो गया। दूसरी जानिब अमेरिका जिसे हम खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो आज उन्होंने देखें, मैंने जो बिल आपको बताया कि वो पेश कर दिया है और वो बड़ा सख्त बिल है जी। अगर आप उसको की तफसीलात पढ़ें तो जुल्फकार राज साहब, मैं इसकी उर्दू कॉपी आपको भेजता हूँ, बड़ा खतरनाक बिल है ये। आप इनको नहीं, बाकी सबको भी जी। तो ये मैं समझता हूँ कि इस पे पाकिस्तानी को हुकूमत जो है उसको संजीदगी से इस पे गौर करना। देखिए वो तो इंग्लिश पढ़ लेंगे, बाकी अपने दोस्त अहबाब को उर्दू वाली कॉपी भेजें। नहीं, मैं माशाल्लाह इसने मैथ में मैट्रिक किया है तो इंग्लिश पढ़ लेगा, लेकिन मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ इंग्लिश क्योंकि उन्होंने खुद नहीं आती ना, तो मैं ट्रांसलेट करवाया। आपके कितने नंबर थे? मेरे किसी वाकफ बंदे से ट्रांसलेशन करवाई उन्होंने, भाई ठीक हो गया, ठीक हो गया, मसला बन रहा था। अच्छा, उसने इसे बताया कि पैन ताड़ी में करके देना साज में इसारदी भी करके देती। अच्छा, वो बात ये है, वो मैं ही तो नहीं हूँ। हाँ, बात ये फिजा कि देखें, हमें बतौर कौम जी दो चीजें हैं। एक तो अमेरिका को अब वक्त आ गया है, ठीक है हम इस पोजीशन में नहीं है बकौल ख्वाजा आसिफ के हम वेंटिलेटर में और अमेरिका में ऑक्सीजन देता है, या हमजा साहब के इमरान खान उसको कह रहा है एब्सोल्युटली नॉट, जिसके हम जिंदा है, लेकिन फिर भी अब बतौर कौम रिएक्ट करना चाहिए। ये जो एक्ट आ रहा है, अगर ये एक्ट वो हो जाता है तो हमारे लिए बहुत मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो बतौर पाकिस्तानी हमें स्टैंड लेना चाहिए अपने। और हाँ, एक बात और, क्या? दुनिया हम पे उंगली तब उठाती है जब उन्हें उठाने का मौका मिलता है। ठीक है, हमें कुछ चीजें खुद भी ठीक कर लेनी चाहिए। ऐसी कौन सी बात है, हम अपनी कुछ चीजें ठीक कर लें तो दुनिया को उंगली उठाने का मौका ही नहीं मिलेगा। असल में बात यही है ना, हम कुछ चीजें खुद ठीक कर लें, लेकिन कैसे ठीक करें? आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने हम पे पाबंदियां लगाई है, हम भी कहेंगे अच्छा ठीक है जैसे को तैसा? आपको लगता है ऐसा नहीं, वो है बहुत सारे जुल्फकार राज से आप इस पे बताइए जी। राज साहब, हम लगा सकते हैं पाबंदियां? देखिए, हम कहें कि जी आपका सफीर नहीं आ सकता या इस तरह की कोई बात कर सकते हैं हम? देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं कि पाकिस्तान ने उस पर असर्ट किया, स्टैंड लिया। जैसे कि अफरीदी तबके मांग रहे हैं वो हमसे, हमने नहीं दिया। अच्छा, जिमी कार्टर ने वहाँ से ऑर्डर किया था कि भुट्टो को ये नहीं होगा और हो गया। और वहाँ से चार मौके ऐसे हैं, मसलन नवाज शरीफ को कहा गया कि एटमी धमाके अब नहीं करेंगे, धमाके हो गए, ठीक है। फिर पैकेज भी अनाउंस किया गया। 4-6 ऐसे गवाहियां मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड हमने कि अमेरिका ने कहा और हमने बात नहीं मानी, एब्सोल्युटली नॉट कहा। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि ट्रंप आया 4 साल के लिए, अमेरिकन पॉलिसीज बनती हैं कम अज कम 100 साल की जी। वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट आज भी रेलेवेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करके ट्रंप आ गया तो एस्टेब्लिशमेंट छुट्टी पे चली गई है, नहीं। आज भी अमेरिका में नेशनल इंटरेस्ट को देखा जाता है और उसको देख के ही फैसले किए जाते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ कि ट्रंप 4 साल के लिए है, वहाँ की पॉलिसी 100 साल को सामने रख के बनती है और वो सारी एस्टेब्लिशमेंट बनाती है। आज भी ये सब कुछ जो चल रहा है उसके पीछे अमेरिका का कोई नेशनल इंटरेस्ट होगा। माजी का एक अमेरिका था, एक आज का अमेरिका, एक आने वाले दिनों का अमेरिका। वो पूरी दुनिया के ऊपर उन्होंने रूल करना। असरअंदाज तो होंगे। एक वक्त था रवायती जंगें थी, एक वक्त था वो अपने लोग भेजते थे। अब वो वहां बैठे बैठाए कुछ लॉज उन्होंने बना दिए हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है, फलाना है, फलाना है। वहां से बैठ के एक सर्कुलर आता है तो आपका मुल्क पूरा क्लैप्स हो जाता है, पूरी मैशत तबाह बर्बाद हो जाती है। अब उन्होंने उससे भी आगे निकल गए। अब टेक्नोलॉजी वार स्टार्ट हो गई है, यानी एक ऐप बनाते हैं, पूरी दुनिया का सरमाया अपनी जेब में डाल लेते हैं। एक ब्रांड वो स्टार्ट करते हैं, पूरी दुनिया का सरमाया अपनी जेब में डाल लेते हैं। आप ट्विटर से एक्स बनने वाला जो प्लेटफॉर्म है जी जी, आप देखें 500-600 बिलियन डॉलर का मालिक है उसका। एलॉन मस्क की बात कर रहे हैं ना, एलॉन तो मस्क। इसका मतलब वहां पे इस तरह के कई लोग हैं। मैं वही तो कह रही हूं, अब एक इंडिविजुअल तय करेगा फैसले। पहले की बात ये ट्रंप की जो टीम है ये पूरी दुनिया को बदलेगी। ये एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लिखेगी। ट्रंप तो तीसरी दफा शायद ना बन सके, उनकी जगह को और होगा, लेकिन ये टीम आगे जाके ये एक नई दुनिया बनाने की कोशिश करेगी। राना साहब, हम तो तसल्ली में, हमें कौन सी अमेरिकन नेशनलिटी? हम तो जंग में, उस लड़ाई में है ही नहीं। हमें क्या ना उस लड़ाई में है ना हमें नेशनलिटी चाहिए। सही बात है ना, टेक्नोलॉजी की जंग में अगर मिल भी जाए तो कोई बात नहीं। हम ऑलमोस्ट उसकी एक रियासत ही है। आई एम सॉरी, तकलीफ की बात है ये। अच्छा, पहले हम ब्रिटेन के थे, आज हम क्या अमेरिकी पॉलिसीज पाकिस्तान पे पूरी तरह
अगर मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ में होता ना तो वो शायद सौदेबाजी कर लेते, लेकिन पाक फौज ने एटमी धमाकों पे स्टैंड लिया था कि ये होने हैं, ठीक है ना, तो हो गए। अदरवाइज दोनों की पॉलिसीज नहीं दोनों की पॉलिसीज नहीं, जो बात मैं कह रहा हूँ मैं अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ। उस वक्त क्या मशाद हुसैन का इंटरव्यू सुन लें आप जी। दूसरी चीज ये है कि देखें वो अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, कोई भी हो, जब कौमें अपनी वो खो देती है ना, इज्जत और गैरत है, सख्त लफ्ज है, ठीक है, तो सबके लिए दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे घर में रास्ते बना लिए, ठीक है ना, कच्चे मकान की। तो बात यह कि आप अपने मकान को मजबूत करें ना, बिल्कुल ठीक है, आप अपने मुल्क के अंदर एक अच्छी हेल्दी डेमोक्रेसी पैदा करें, ठीक है, ठीक है। तो दुनिया की क्या मजाल है कि वो हमारी तरफ आंख उठा के देख सके, बिल्कुल ठीक है, या वो अमेरिका की क्या मजाल है कि वो हमारी तरफ आंख उठा के देख सके। बाकी हम माजी हमारा जो है वो है, तो खैर माशाल्लाह जुल्फकार रात कहता है तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि अगर ऐसा नहीं तो बस मैं क्या कहूँ, जब हम खुद अपने हाथों से अपने बच्चे पकड़ के उनके हवाले कर देते हैं तो हमारी जो वो है वो कहाँ चली जाती है, घास लेने चली जाती है। या जब वो वहाँ से बैठ के हम हमारे मर्द आन को एक फ़ोन करते हैं कि तुम हमारे साथ हो या नहीं, तो कहता नहीं जी मैं तुम्हारे नाल, ठीक है। वो फैशन में आप जो मर्जी कहे जाए, दीवारें यानी पक्की करें और ऊंची करें, मजबूत करें, ठीक हो गया, दीवारें ऊंची करें, पक्की करें, लेकिन हमारे यहाँ पर जितनी करप्शन है नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करेंगे अल्लाह के हुक्म से। लेकिन स्टिल अमेरिका एक ऐसे सुपर कंट्री है जिसकी पॉलिसीज कुछ भी बने वो पूरी दुनिया को हिला के रख सकती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुलाकात होगी आपसे कल, अल्लाह हाफ़िज़।